प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक विकसित भारत के विजन और राज्यों की भागीदारी से साझा प्रगति के रोड मैप पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में प्रबुद्धजनों से किया संवाद। केंद्र सरकार की साझा की उपलब्धियां, मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य का लिया जायजा। राज्यसभा चुनाव नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। तीनों उम्मीदवारों के डटे रहने पर 18 जून को मतदान तय। राजनीतिक दलों में बार पलटवार जारी। और जेपीएल में आज भी 2 मैच। उद्घाटन समारोह में एमएस धोनी रहे मौजूद। मैक्सिमो में फीफा विश्व कप फुटबॉल का उद्घाटन आज। मेजबान टीम की दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है। टीम इंडिया की भावना के साथ विकसित भारत के विजन और देश के समग्र विकास पर विमर्श हो रहा है। राज्यों की भागीदारी से साझा प्रगति के रोड मैप पर इस मंथन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। इस बैठक की थीम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है, जिसमें 4 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में देश का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 12 वर्षों के दौरान विकास की लंबी लकीर खींची गई है, जिससे समाज का हर वर्ग और हर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो वायदे किए उसे धरातल पर उसे उतारकर करोड़ों देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। जन भागीदारी, पारदर्शिता, सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। श्री दुबे ने लोहानगरी में मानगो फ्लाईओवर निर्माण का भी जायजा लिया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो और भाजपा के अन्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह परियोजना जमशेदपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले वर्ष तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में पिछले 12 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदली है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बिजली उत्पादन में वृद्धि से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। पीएम सूर्य घर योजना से घर रोशन हो रहे हैं। एक दशक पहले भारत बिजली की कमी, बढ़ती ऊर्जा निर्भरता और सीमित नवीकरणीय क्षमता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया के सबसे तेज ऊर्जा परिवर्तन का गवाह बन रहा है। सोलर पार्कों और रूफटॉप क्रांति से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, रिकॉर्ड नवीकरणीय विस्तार और परमाणु ऊर्जा को नए सिरे से बढ़ावा देने तक पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान सस्ती बिजली, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ व हरित विकास और बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर रहा है। जो देश कभी पारंपरिक ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर था, वही आज वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति बनकर उभर रहा है। भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता अब 155 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। यह पिछले दशक के शुरुआती वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है, जब सौर ऊर्जा अभी शुरुआती चरण में थी और यह रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने लाखों परिवारों को भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन का सहभागी बना दिया है। आज देश भर में 45 लाख से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर से लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें से करीब 38 लाख परिवार पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े हैं। PLI स्कीम, ALMM और पीएम सूर्य घर योजना जैसी पहलों ने देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग और रूफटॉप सोलर को नई रफ्तार दी है।
हम सूरत से देश भर तक बेहतर सोलर मॉड्यूल पहुंचा रहे हैं ताकि लोग और उद्योग अपनी बिजली खुद बना सकें। आज जब भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तब सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के देश के भविष्य को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस स्कीम के आने से जैसे कि एक तरीके से मिडिल क्लास परिवारों में एक सोलर की क्रांति या रेवोल्यूशन आ चुका है और कई मिडिल क्लास परिवारों ने सोलर को अब अडॉप्ट भी किया है। इस स्कीम के आने से पहले भारत में सिर्फ 6 से 7 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगा था, लेकिन सिर्फ पिछले 2 सालों में पीएम सूर्यघर स्कीम के आने के बाद 30 लाख से ज्यादा घरों ने रूफटॉप सोलर को अडॉप्ट किया है। मोदी सरकार के स्वच्छ ऊर्जा अभियान ने गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में भी रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। जून 2025 में भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 के लक्ष्य को 5 साल पहले ही पूरा कर लिया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए अगली बड़ी ऊर्जा क्रांति की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। सरकार का मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण और निर्यात केंद्र बना सकता है। पिछले 12 साल में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत ने परमाणु ऊर्जा पर फिर से ध्यान दिया है। परमाणु ऊर्जा लगातार और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराती है। सरकार परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ और स्थिर बिजली के स्रोत के रूप में देख रही है। इस साल देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक मौजूद है। मोदी सरकार ने परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी तैयार किया है। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8,780 मेगावाट है। इसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा जनरेटिंग स्टेशन और गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं हालिया सुधारों के जरिए इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव सिर्फ बिजली उत्पादन क्षमता तक सीमित नहीं है। पिछले 1 दशक में भारत का बिजली क्षेत्र कमी की स्थिति से निकलकर बिजली की पर्याप्तता वाला देश बन गया है। सौर और पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा तक पिछले 12 वर्षों में भारत की ऊर्जा प्राथमिकताओं में निर्णायक बदलाव देखा गया है। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने नामांकन भरा है। अगर ये तीनों उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र में डटे रहते हैं तो 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए सिलसिले मतदान कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों की नज़र समीकरण और संख्या बल पर है ताकि उम्मीदवारों की वैतरणी को पार कराया जा सके। राज्यसभा चुनाव की वजह से इन दिनों राजनीति का पारा भी गरमाया हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। परिमल नाथवानी के नामांकन के विषय पर 2 दिनों तक चले घमासान पर श्री मरांडी ने कहा कि यह कांग्रेस की हार की आशंका की बौखलाहट है। नाथवानी जी ने जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया 8 तारीख को ही पूरा नॉमिनेशन को वैध माना गया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो जानबूझकर के इसको इन्होंने समस्या को खड़ा कर दिया बीच में, क्योंकि कांग्रेस को पता है अच्छी तरह से चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो पहले से उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया कि इस हार का हम क्या क्या कारण दे सकते हैं। अभी इन लोगों की कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी क्या करते हैं, जब चुनाव हारते कभी कहते ईवीएम ने हरा दिया, कभी कहते हैं कि अमित शाह जी, मोदी जी ने वोट को चोरी करवा दिया, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया। तो ये सारे उनके पास शुरू से ये कारण रहे हैं। तो इसलिए इस बार भी वही कर रहे हैं। अपना रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया कल से कि आप चुनाव हारेंगे तो कहेगा कि नहीं साहब, तो हमको तो रिटर्निंग है अफसर ने कर दिया, तो वगैरह वगैरह अपना बोलेंगे। तो बोले थे, उसमें कोई क्या दिक्कत है।
इधर रांची में कल कांग्रेस और झामुमो ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर पलटवार किया। हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई, हमारे माननीय विधायक प्रस्तावक जो थे नमन विकसल कोंगाड़ी द्वारा, उससे 24 घंटा का समय दिया गया। उसमें कई त्रुटियां थी जिसका उन्होंने अपने आपत्ति पत्र में जिक्र किया है कि वे जो एक गुजरात की एक कॉकपेट कंपनी है, पेट्रो प्रोडक्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ वहाँ जो उनके परिवार के सभी लोगों का उसमें विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं था। उनके और सारे जो आपराधिक मामले थे उसका जिक्र नहीं था। नाम में भी सरनेम को पहले किया गया था, नाथवानी और परिमल को पीछे, जो कि उनके वोटर लिस्ट में परिमल नाथवानी है। इस तरह से कई त्रुटियों का उन्होंने उजागर किया था। परिस्थितियां आज भी हैं, आज भी हम इंटैक्ट कांग्रेस के 16 विधायकों के साथ, राजद के 4 विधायकों के साथ, भाकपा माले लिबरेशन के 2 विधायकों के साथ, हमारे 34 विधायक एकजुट हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। सभी राजनीतिक दल इसको लेकर सजग दिख रहे हैं। गिरिडीह में इस सिलसिले में झामुमो की बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एसआईआर की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पात्र वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग को लेकर मुस्तैद रहने की हिदायत दी। सामान्य तौर पर ग्रामीण इलाके में लोग अपना मतदान रखते हैं और जेडी में भी रखते हैं। तो जहाँ डुप्लीकेट वोटर आएगा वहाँ उसको छटाते हैं। वो तो सॉफ्टवेयर रन कराएगा। अशोक राम का अगर राजभंडार में भी नाम है, पिता का नाम सेम है, तो वो सॉफ्टवेयर रन करेगा, वो बता देगा जिसका नाम घर में दिया वो डुप्लीकेट में अनलॉक हो गया। जब बीएलओ गई वहाँ पर वो घर में नहीं मिला, एब्सेंट है, आपको यही देखना है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रदेश इकाई के संघ शिक्षा वर्ग का कल समापन हो गया। इस दौरान क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर मोहन सिंह ने मार्गदर्शन दिया। इस वर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने राष्ट्र प्रथम की भावना पर बल दिया। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में देश भर में पहल हो रहे हैं। हावड़ा नई दिल्ली रूट पर ट्रेन परिचालन को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में धनबाद गया रेलखंड के सरमाटाड़ से निमिया घाट तक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 लागू कर दी गई है। इस खंड में ट्रेनें कवच सुरक्षा घेरे से अब संचालित होने लगी है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि कवच का चौथा वर्जन सबसे उन्नत संस्करण है। मानवीय चूक होती है, मैनुअल मिस्टेक होती है, एरर होता है, तो ह्यूमन एरर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है। और ये एक अच्छी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतवर्ष में डेवलप हुई है। आरटीएसओ और की टीम ने इसका जो है डिज़ाइन बनाया है। और इससे हमारा जो हाई स्पीड का जो सपना है वो एक तरह से आगे बढ़ने का उसमें हमें चांस मिलता है। एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम स्पीड्स और बढ़ा सकें और इंश्योर करता है कि अगर कोई ह्यूमन एरर हो तो सिस्टम एरर को डिजास्टर में होने से पहले ही इंटरवीन करके रोक देगा। जमशेदपुर के साकची बाजार से पिछले दिनों लापता बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला है। उसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया अंतर्गत झालदा से सकुशल बरामद किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीना ने बताया कि तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए बच्ची को खोज निकाला। जांच में यह बात सामने आई कि एक निसंतान दंपति उसे अपने साथ झालदा ले गए थे। जो दो व्यक्ति हैं, इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम, जिनके पास से लास्ट में ये बच्ची प्राप्त हुई है। और ये वैसे तो अपना जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे, तो कपारी थाना क्षेत्र सरायकेला जिले में ये लोग रहते हैं। लेकिन मेन रूप से, मुख्य रूप से अभी जब ये बरामद हुए, प्राप्त हुए, तो ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल का झालदा थाना क्षेत्र है, पुरुलिया जिला, तो वहाँ से मिले हमें। देश दुनिया को बेसब्री से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार है। योग भारत की प्राचीन स्वस्थ रहने की पद्धति है, जिसकी लोकप्रियता मौजूदा दौर में चरम पर है। योग स्वयं में एक संपूर्ण विज्ञान है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करके एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना, जो मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से मुक्त करे। यह माना जाता है कि योग का जन्म लगभग 5000 वर्ष पहले प्राचीन भारत में हुआ था, और अपने इतने लंबे इतिहास में योग ने मानवता को मन और शरीर पर संयम रखने का अभ्यास सिखाया है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आज पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त है। प्राचीन भारत में जीवन को एक कला के रूप में देखा जाता था, और इस कला को सिद्ध करने के लिए ही योग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव को योग विद्या के जनक के रूप में देखा जाता है। इसका उल्लेख हमें शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शिव के योग को शिव योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के अंतिम 3 अंगों का ही प्रचलन अधिक रहा है। आज जब योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है, तो यह भारत के लिए गर्व की बात है कि योग संसार को भारत की देन है। महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है। उन्होंने योग के 196 सूत्रों को संकलित किया, जिससे यह आम लोगों के लिए सहज बना। इसे पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया गया। इस योग सूत्र के माध्यम से मनुष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग मन की बुराइयों को दूर करने का एक साधन है और ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल और सुगम मार्ग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है। योग की इस प्राचीन और गहन परंपरा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में विकास के दावों के इतर तंत्र की कार्यशैली की वजह से कई इलाकों में हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का आरा गांव आज के डिजिटल दौर में भी एक पक्की सड़क और सुरक्षित पुल के लिए तरस रहा है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि इचाक प्रखंड के आरा गांव में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों के लिए विकास शब्द आज भी बेमानी है। प्रशासनिक उपेक्षा से तंग आकर यहाँ के ग्रामीणों ने खुद श्रमदान किया और आपसी सहयोग से लकड़ी का एक काम चलाओ और अस्थायी पुल तैयार किया है। मॉनसून के दस्तक देते ही ग्रामीणों में यह डर सताने लगता है कि पानी के तेज बहाव में कहीं यह लकड़ी का पुलिया भी न बह जाए। बहुत सारा दिक्कत है। वहाँ देखा जाए तो एम्बुलेंस आज तक, इतिहास में आज तक एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँची है। उन लोग अपने
अपने व्यवस्था से या खटिया पे या किसी तरह से टांग करके ले लाया जाता है। और बीच में आप देखेंगे नदी पड़ता है और कुछ जंगल भी पड़ता है और बहुत ऐसा जगह है जहां अभी काम किया जा सकता है, लेकिन संवेदक द्वारा अभी काम नहीं शुरू किया गया है। यह बहुत खेद की बात है। इस बदहाली का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आता है जब गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना होता है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन वोट मिलते ही इस गांव को अपनी किस्मत पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमने के बहुत दिक्कत है। आरा में ऐसी भी रोड भी ना बनल है, पुल भी ना है, पानी मारो है, पोखरियन में रहल पर जाए। आरा जाइए बाजार इचाक, बाल बच्चा के छोड़ के इचाक बाजार जाइए कि बाजार सारे समय हमने पानी जब मार दो है तो पोखरिया वाले रुक जाइए। हैरानी की बात यह है कि इस पुल के निर्माण के लिए कागजी प्रक्रिया 2 साल पहले ही पूरी की जा चुकी है। स्थानीय डाढ़ा पंचायत की मुखिया सुनीता देवी ने व्यवस्था की पोल खोलते हुए बताया कि 2 वर्ष पूर्व ही इस पुल के निर्माण का बकायदा टेंडर पास हो चुका है। इसके बावजूद संवेदक और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही और विफलता के कारण आज तक धरातल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। हम लोग यही है कि डीएफओ ऑफिस में भी वहाँ पे आवेदन दिए और ठेकेदार बोलते हैं कि एनओसी मिलेगा तभी कार्य शुरू करेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर उनका संवेदन का यही कथन है। आरा गांव के ये ग्रामीण आज भी व्यवस्था की ओर टकटकी लगाए उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब फाइलों में दबा इनका पुल धरातल पर उतरेगा, कब इन्हें कीचड़ भरे रास्तों से मुक्ति मिलेगी और कब ये आज़ाद भारत के एक सामान्य नागरिक की तरह गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पलामू में जन समाधान कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हमीदगंज की एक विधवा महिला की समस्या सुनकर मौके पर ही उसकी पेंशन स्वीकृत कर दी। विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदनों पर सुनवाई कर संबंधित विभागों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी 2026 में कांस्य पदक जीतकर लौटी भारतीय टीम की सिमडेगा की खिलाड़ी पुष्पा मांझी और संदीपा कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी उपलब्धि को जिले और देश के लिए गर्व बताया। पाकुड़ में सोशल मीडिया पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने लिट्टीपाड़ा के दिव्यांग कमली पहाड़िन की जांच कराई और तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। साथ ही आधार और प्रमाण पत्र प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए ताकि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर हल्कावार विशेष राजस्व शिविर शुरू किए गए। दाखिल खारिज जमाबंदी सीमांकन और अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन ने सभी मामलों को त्वरित तथा पारदर्शी निष्पादन के निर्देश दिए। जामताड़ा जनता दरबार में गोपालपुर पंचायत के रामबारी निवासी दिव्यांग युवक परिमल मिर्धा की समस्या सुनकर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। उनका आधार एनरोलमेंट कराया गया और चलने फिरने में कठिनाई को देखते हुए मौके पर ही व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई। चाईबासा समाहरणालय में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें लॉज, होटल, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजार की संकीर्ण गलियों में व्यापक स्तर पर अग्नि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। चाईबासा में प्रशासनिक और नगर परिषद पदाधिकारियों के साथ शहर के मंगलाहाट बस स्टैंड और गांधी मैदान का पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरियाली युक्त बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जेपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। रांची के JSCA स्टेडियम में फिलहाल छोटा नागपुर रॉयल्स और धनबाद डायमंड्स के बीच मुकाबला जारी है। शाम में रांची टाइटंस और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच भिड़ंत होगी। उधर कल खेले गए मैच में कोयलांचल सुपर किंग्स और रांची टाइटंस ने अपने अपने मैच जीते। उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और JSCA के पदाधिकारी मौजूद रहे। धोनी ने ट्रॉफी का भी अनावरण किया।
फीफा विश्व कप फुटबॉल का आज मैक्सिको सिटी में उद्घाटन होगा। मेजबान टीम की दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत भी होगी। विश्व कप में 39 दिनों तक 48 टीमों के बीच 104 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मैक्सिको सिटी में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का ये संस्करण अब तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है। विश्व कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब 3 देश मिलकर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। सितारों की बात की जाए तो लायनल मेसी की अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है और अपने खिताब की रक्षा करना चाहेगी, तो वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल को पहली बार विश्व कप जिताना चाहेंगे। नेमार ने अब तक विश्व कप नहीं जीता है और वो 5 बार की चैंपियन ब्राजील को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाना चाहेंगे। किलियन एम्बापे की फ्रांस भी मजबूत नजर आ रही है। टीनेजर स्टार लेमिन यमाल के साथ स्पेन भी इस बार खिताब की दावेदारी मानी जा रही है। जर्मनी और इंग्लैंड भी तैयार है, तो वहीं 4 बार के विजेता लगातार तीसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके अगले 3-4 दिनों में झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों में प्रवेश करने की संभावना है। इन दिनों राज्य में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुछ इलाकों में गर्मी में वृद्धि हुई है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश की वजह से चढ़ते पारे पर थोड़ा लगाम लगा है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। इस अवधि में कई जिलों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमशेदपुर की आबोहवा में पक्के, रसीले और मीठे आमों का स्वाद अब देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच गया है। एपिडा के विशेष सहयोग से जिले से करीब 1.5 टन उच्च गुणवत्ता वाले आमों की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप पिछले दिनों लंदन शहर के लिए रवाना की गई है। जमशेदपुर समाहरणालय का परिसर आज उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब सुदूरवर्ती गांव के खेतों से तोड़े गए आमों की पहली खेप को लंदन के बाजारों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि पूर्वी सिंहभूम के छोटे और सीमांत किसानों की उपज का सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंचना जिले के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यूके जा रहा है ये आम, एक्सपोर्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं। अपेडा के रीजनल डायरेक्टर भी यहाँ पे आज हम लोगों के साथ में है। ये लोग यहाँ से कलकत्ता ले जा रहे हैं, वहाँ से फिर प्रोसेस जो भी इसका होता है प्रोसेस करके यूके के लिए जाएगा। झारखंड के इन आमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने और उन्हें लंदन के सुपरमार्केट्स तक पहुंचाने में एपिडा ने एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है। कोलकाता से पहुंचे एपिडा के डायरेक्टर शशिकांत मंडल ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि झारखंड की मिट्टी में उपजे आमों की अनूठी गुणवत्ता, मिठास और स्वाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शानदार पहचान मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 और कंट्रीज को भी हम मार्केट लिंकेज कराएंगे यहाँ की आम का, इस जिले की। तो उससे क्या होगा कि जो किसान है उनको उचित मूल्य मिलेगा, जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइस है उसका उससे लगभग दोगुना मिलने का चांस है। लोकल फॉर वोकल की राह पर चलते हुए जमशेदपुर के आमों की यह लंदन यात्रा वाकई हर झारखंड वासी को गौरवान्वित महसूस कराती है। किसानों की यह अंतर्राष्ट्रीय सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर सही मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहयोग मिले तो हमारे गांव के किसान दुनिया के किसी भी बाजार में अपनी कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, विकसित भारत के विजन और राज्यों की भागीदारी से साझा प्रगति के रोड मैप पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में प्रबुद्धजनों से किया संवाद। केंद्र सरकार की साझा की उपलब्धियां, मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य का लिया जायजा।
राज्यसभा चुनाव नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। तीनों उम्मीदवारों के डटे रहने पर 18 जून को मतदान तय। राजनीतिक दलों में वार पलटवार जारी। और जेपीएल में आज भी 2 मैच उद्घाटन समारोह में MS धोनी रहे मौजूद। मेक्सिको में फीफा विश्व कप फुटबॉल का उद्घाटन आज। मेजबान टीम की दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत।